हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का चैप्टर फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स क्या होता है तो सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे। देखिए क्या है डिफिनेशन इसका क्या है, तो इट इज़ एन एक्सटर्नल काउज दैट काउजेज ए बॉडी इन रेस्ट टू मूव और बॉडी इन मोशन टू रेस्ट और चेंजेज द शेप और साइज। कहने का मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो अगर ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा, और अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देगा, या फिर स्पीड को इंक्रीज करा देगा या फिर डिक्रीज करा देगा। कहने का मतलब कि अगर कोई वस्तु जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका मोशन में है तो उसके स्पीड को वो इंक्रीज कर सकता है, उसके स्पीड को वो डिक्रीज कर सकता है। दूसरा क्या है कि चेंजेस द शेप और साइज, उसके शेप और साइज को भी चेंज किया जा सकता है फोर्स लगाकर। जैसे कि आप गुथा हुआ आटा को ले सकते हैं, जितनी बार हम उस पर फोर्स लगाएंगे उसका शेप क्या होगा, चेंज होते जाएगा। इसी प्रकार से फोर्स लगा के जो है आप किसी के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एन। ठीक है, तो ये फोर्स का हुआ। देखिए जब आप फोर्स को किसी रिजिड बॉडी पर लगाते हैं, देखिए यहां पर अगर आप फोर्स जो है किसी रिजिड बॉडी पर लगाते हैं तो या तो उसमें लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन होगा, दोनों एक ही है। लीनियर मोशन भी कर सकते हैं इसको या ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकते हैं, या फिर रोटेशनल मोशन होगा। अब दोनों में क्या है कि लीनियर मोशन कब होगा और कब रोटेशनल मोशन होगा। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट जो है पिवोटेड है, पिवोटेड का कहने का मतलब है किसी एक पॉइंट पर वह किसी छोर से बंधा हुआ है और उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होगा, रोटेट करेगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये पॉइंट जो है इसका पिवोटेड पॉइंट है और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो ये क्या होगा, इधर इधर गोल गोल घूमने लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, रोटेशनल मोशन हो गया। बट कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर किसी पॉइंट से पिवोटेड नहीं किया हुआ है तो उसमें कैसा मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा, अदरवाइज ट्रांसलेशनल, यानी कि लीनियर मोशन होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ए बॉडी इज पिवोटेड एट ए पॉइंट, जब किसी बॉडी को आप पिवोट कर देते हैं किसी पॉइंट पर, एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, और उस बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं एट ए सुटेबल पॉइंट, किसी निश्चित किसी सुटेबल पॉइंट पर, इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सिस, तो यह उस एक्सिस के चारों ओर जो है मूव करने लगता है, घूमने लगता है, पासिंग थ्रू द पिवोटेड पॉइंट, जो पिवोटेड पॉइंट से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये पिवोटेड रहेगा तो उसमें कैसा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा जब उस पर आप फोर्स लगाएंगे। यानी एक्सटर्नल फोर्स किसी पिवोटेड पॉइंट बॉडी पर लगाएंगे तो उसमें कैसा मोशन जो है क्रिएट होगा, तो रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, आपका नन पिवोटेड बॉडी रहेगा। नन पिवोटेड कहने का मतलब वो किसी एक छोर से बंधा हुआ नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि व्हेन ए बॉडी इज नॉन पिवोटेड एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब कोई बॉडी जो है नॉन पिवोटेड है, कहने का मतलब वह किसी छोर से बंधा हुआ नहीं है, और उस पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन द बॉडी एट ए सुटेबल पॉइंट, किसी सुटेबल पॉइंट पर, इट मूव्स इन ए लीनियर मोशन, तो वो एक लीनियर मोशन पकड़ लेता है। कहने का मतलब एक सीधी रेखा में वो चलने लगता है। सपोज दैट कि देखिए अगर हम इसको इधर से फोर्स लगाते हैं तो ये इधर बढ़ने लगेगा, अगर हम इसको इधर से फोर्स लगाते हैं तो ये इधर बढ़ने लगेगा, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे तो ये ऊपर की ओर पुश हो जाएगा, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर लगाएंगे तो डाउन डाउन वे में डाउनवर्ड वे है उसका मोशन पकड़ लेगा। तो कहने का मतलब कि अगर वो पिवोटेड बॉडी नहीं है तो क्या होगा कि जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में वो मूव करने लगेगा इन ए लीनियर मोशन में। ठीक है, अब देखिए ये क्या बता रहा है कि व्हेन ए बॉडी इज नॉन रिजिड, अगर कोई बॉडी जो है नॉन रिजिड है एंड वी अप्लाइड ए फोर्स, और उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो चेंजेस इट्स शेप, तो उसका क्या बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा, उसका साइज चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। लेकिन कब, जब नॉन रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी के लिए आपको ये बताया कि जब रिजिड बॉडी है और आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें लीनियर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन क्रिएट होगा,
अदरवाइज रोटेशनल मोशन होगा। रोटेशनल कब होगा? तो जब आपका पिवोटेड बॉडी है यानी पिवोटेड है तो उसमें रोटेशनल मोशन होगा, और नॉन पिवोटेड है तो उसमें कैसा मोशन होगा? तो लीनियर मोशन होगा। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए। अब इस चीज को समझिए कि व्हेन ए बॉडी इज नॉन रिजिड, अगर आपका बॉडी रिजिड ना होकर नॉन रिजिड है और उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आएगा? तो उसमें देखिए उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसका साइज चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे आपको बताए हम गूथा हुआ आटा, जैसे आपकी माता जी जो है जब रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती होगी तो उसमें आप देखते हो उसका शेप जो है, जितना बार उस पर फोर्स लगाती होगी आपकी माता जी तो उतना बार जो है उसका शेप जो है, साइज जो है उसका चेंज होता जाता होगा। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जिसको टॉर्क भी कहते हैं, यानी टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, यानी क्या हो गया आपका? न्यूटन मीटर हो गया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि आप समझिए कि ये कोई आपका पिवोटेड बॉडी है, ये जो है आपका पिवोटेड बॉडी है, इस पॉइंट पर आपका पिवोटेड है। ठीक है, और आप जो है फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और क्या लगा रहा है? फोर्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो क्या आपका हो जाएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपका पिवोटेड पॉइंट है, कोई पिवोटेड बॉडी है और जिस पर आप फोर्स जो है नीचे से ऊपर की ओर लगा रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के उल्टे दिशा में ये घूम रहा है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और जिसका साइन क्या लिया जाता है? पॉजिटिव, यानी प्लस लिया जाता है। बट अगर पिवोटेड पॉइंट ये है और इसको आप फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लगा रहे हैं तो ये किधर, किस दिशा में घूमेगा? तो क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा, यानी जिधर घड़ी का कांटा घूमता है उधर घूमेगा। तो ये आपको साइन क्या लेना है? माइनस लेना है। न्यूमेरिकल में इसका उपयोग होगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, यानी पिवोटेड पॉइंट जो है, किसी कोई बॉडी जो है पिवोटेड है और उस पर फोर्स जो है आप लगा रहे हैं और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसका साइन आप क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। ठीक है, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है पिवोटेड है और उस पर फोर्स जो है आप इस दिशा में लगा रहे हैं कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगे तो उसका साइन आप क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस चीज को समझिए। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मैक्सिमाइज, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है कब मैक्सिमम होता है? तो देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टू मैक्सिमाइज द मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए आप क्या करेंगे? वी इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस को अगर आप बढ़ा देते हैं तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी पॉइंट पर पिवोटेड है, सपोज दैट कि ये पिवोटेड है, अगर इसका डिस्टेंस हम बढ़ा दें, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा दें तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना हम कम करें, सपोज दैट कि ये डिस्टेंस यहीं तक रहेगा तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि टू मैक्सिमाइज द मोमेंट ऑफ फोर्स वी इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम डिस्टेंस को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स को। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स देखिए जीरो कब होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स जो है जीरो कब होगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला तो ये हुआ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तीन कंडीशन में जो है मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो सकता है। जब फोर्स जो है जो लगा रहे हैं वो जीरो हो जाए, जो फोर्स है वो अगर जीरो कर दें तो ये जीरो कर देगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर इसका डिस्टेंस को हम जीरो कर दें, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है अगर हम जीरो कर दें तो F इंटू जीरो जीरो हो गया, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया।
और इफ फोर्स पासिस थ्रू पिवोटेड पॉइंट, तब क्या हो जाएगा, तब भी मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई आपका पिवोटेड पॉइंट, कोई पिवोटेड बॉडी है ये, ठीक है, और फोर्स को आप ऐसे लगा रहे हैं इधर से, तो ये फोर्स कहाँ लगेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कि चूंकि ये थ्रू पिवोटेड पॉइंट जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है जीरो हो जाएगा, इसमें कोई भी मोमेंटम नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। अब देखिए नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो देखिए ये कोई रूलर है जो 0 से 100 सेंटीमीटर तक है, ये आपका बैलेंस है, मिडिल पॉइंट है 50 सेंटीमीटर जहाँ पर फोर्स है। अब देखिए कि इस डायरेक्शन में जो है आपका 20 केजी का कोई वेट है, कितना सेंटीमीटर दूर पर है, 0 से 10 सेंटीमीटर है, और 70 सेंटीमीटर पर 30 केजी का वेट है। जब आप यहाँ वेट लटकाइएगा, यहाँ पर वेट को हैंग कीजिएगा, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में चलने लगेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, जिसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही फॉर्मूला है। देखिए फोर्स कितना हो गया 20 केजी, 20 लिए, और डिस्टेंस जो है यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 40, 50 से माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 40, यानी इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 800 केजीएफ सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज जिसको पहले भी बताया आपको पॉजिटिव लेना है। अब इधर से देखिए कि 30 केजी जब क्लॉकवाइज में आप जब यहाँ पर किसी चीज को हैंग करते हैं तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर जाएगा, है ना, यानी ये क्लॉकवाइज में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका फोर्स कितना हो गया 30 केजी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए 50 से 70 कितना दूर है 20 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू 20 600 केजीएफ हो गया, जो निगेटिव लेना है चूंकि क्लॉकवाइज में है। अब दोनों का नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, ये MOF का मतलब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ फोर्स, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 800 में 600 चला जाएगा तो कितना हो गया 200 केजीएफ सेंटीमीटर। बड़ा कौन था, ये था, तो इसी का साइन रहा प्लस में, और ये किस डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम लोग नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल था। अब देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, इक्विलिब्रियम होता क्या है वो समझेंगे। तो व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और ऑफ लीनियर और रोटेशनल मोशन, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब है कि अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस जो है काम कर रहा है, लेकिन उस बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो, चाहे वो लीनियर हो और ट्रांसलेशनल मोशन हो, और उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा हो फोर्स लगाने से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज बोलेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पार्ट। ठीक है, अब देखिए कि काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब दोनों को समझेंगे हम लोग कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है कि when a body remains in the state of rest under the influence of several forces। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं इसको। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या बता रहा है कि when a body remains
remains in the state of rest, in the state of rest under the influence of under the influence of several forces, the body is in in static equilibrium, समझिए इस चीज को कि व्हेन ए बॉडी, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जो है रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट में हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, यानी उस पर बहुत सारा फोर्स काम कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो रेस्ट से मोशन में नहीं आ रहा है, तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या है कि व्हेन ए बॉडी remains in the same state, when a body remains in a same state of motion सेम स्टेट ऑफ मोशन का मतलब हो गया यहाँ पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ठीक है, रोटेशनल अंडर द इन्फ्लुएंस of several forces the body is said to be in डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर से इसको समझिए कि जब कोई बॉडी जो है रिमेन्स इन ए सेम स्टेट ऑफ मोशन, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो चाहे वो रोटेशनल मोशन में हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेवरल फोर्सेस, यानी बहुत सारे फोर्स उस पर काम कर रहा हो, और फिर भी बॉडी जो है वो या तो ट्रांसलेशनल मोशन में हो या फिर रोटेशनल मोशन में हो और अपनी स्थिति को सेम बनाए रख रहा हो, तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का डेफिनेशन हुआ।